इसरो की तरफ से अब एक फ्यूचरिस्टिक रीयूजेबल स्पेस प्लेन या स्पेस व्हीकल को बनाने का प्लान किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की प्रोडक्शन लाइन अभी धीमा पड़ने की वजह से धनुष गन की डिलीवरी शेड्यूल अभी कम से कम 2 साल तक डिले होने वाला है। भारत और चाइना के बीच अभी फिर से तनाव बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में अपने लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय करने के बाद चाइना की तरफ से अभी भूटान के कुछ एरिया पर भी कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। स्पेन की तरफ से अभी भारत की प्रोजेक्ट 75I के अंदर ऑफर किए गए S80+ क्लास की पहली सबमरीन को लॉन्च किया गया, लेकिन क्या ये सबमरीन इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? और अंत में यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से अभी एक बेनामी शिप से काफी बड़ी मात्रा में चाइनीज ऑरिजिन वेपन को बरामद किया गया, जो कि कहां से शिप है और कहां भेजा जा रहा था इसका कोई पता नहीं चला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इसरो की तरफ से, और अभी इसरो की तरफ से एक स्पेस प्लेन को डेवलप करने के बारे में जिक्र किया गया है। इसको नेक्स्ट जनरेशन स्पेस व्हीकल की कैटेगरी में डाला जा रहा है और इसको फिलहाल 2 स्टेज 2 ऑर्बिट स्पेस प्लेन या TSTOTD बताया जा रहा है, जिसको हो सकता है बाद में कोई फॉर्मल नाम दिया जाएगा। इसरो के मुताबिक फ्यूचर में इसरो के लिए काफी मायने रखने वाला है, जो कि आगे चल के इसरो की लॉन्चिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के साथ साथ काफी हद तक इसरो को मिशन फ्लेक्सिबिलिटी दिलाने वाला है। इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यह काफी हद तक हमारी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से डिराइव किया गया है, लेकिन उससे थोड़ी आगे की टेक्नोलॉजी है। शुरुआत में जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसमें मौजूद 4 टर्बो स्क्रैमजेट इंजन को एंगेज किया जाएगा, जो कि इसको लगभग 28 किलोमीटर की अल्टीट्यूड तक लेने वाले हैं और इस दौरान ये लगभग हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल कर रहा होगा, यानी कि लगभग मार्क 6 की स्पीड को हासिल कर चुका होगा। इसके बाद इसकी स्क्रैमजेट इंजन को चालू किया जाएगा, जो कि इसको 50 किलोमीटर की अल्टीट्यूड तक लेने वाले हैं और तब तक ये मार्क 9 की स्पीड को हासिल कर चुका होगा। अब इसके बाद इसमें एक और एडिशनल रॉकेट भी मौजूद होगा, जो कि इसको 300 किलोमीटर की ऑर्बिट में या लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए इसको मदद करने वाला है और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट तक लगभग 2 टन की पेलोड को लेके जा सकता है। और वापस आते वक्त जब ये ग्लाइड करता हुआ नीचे आएगा तो लगभग 15 किलोमीटर की अल्टीट्यूड में इसकी टर्बो रैमजेट इंजन दोबारा एंगेज होने वाले हैं, जो कि इसको लैंडिंग करते वक्त स्मूथ स्पीड को मेंटेन करने में मदद करने वाले हैं। अब इसकी जो वेट होने वाली है वो लगभग 133 टन के आसपास होने वाली है और अभी तक इसरो की तरफ से इसकी डेवलपमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि इसको कब तक डेवलप करना शुरू किया जाएगा। लेकिन इसरो अभी स्मॉल स्केल की रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को बना रही है, जिसकी फुल स्केल वेरिएंट को 2030 तक लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसको बनाने में भी काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि 133 टन कोई हल्का अमाउंट नहीं होने वाला और इसका वजन भी लगभग C-17 एयरक्राफ्ट के वजन के बराबर का होने वाला है। तो इतनी हेवी स्पेस व्हीकल को पावर करने के लिए हमें काफी ताकतवर इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी जो मॉडल आप सबको दिखाया जा रहा है ये भी फुल्ली एक्यूरेट मॉडल नहीं है, इसे बस बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सबको दिखाया जा रहा है। अगला अपडेट धनुष आर्टिलरी गन्स को लेके। पिछले साल इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली धनुष गन्स को अपने फोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया था और इनिशियली इसकी 114 यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अब 2020 के अंदर ही हमको कम से कम 18 गन को डिलीवर करना था, लेकिन इस दौरान चाइनीज रायता फैलने की वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की प्रोडक्शन के ऊपर इसका काफी असर पड़ा और अभी 2021 की मार्च तक 36 गन्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर करना था, जो कि फिर भी शेड्यूल से काफी पीछे चल रहा है। प्लान के मुताबिक 2021 के अंदर ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को साल में 50 गन्स को मैन्युफैक्चर करना था, जो कि अभी हमारी रिक्वायरमेंट की 50% मार्क को भी पूरा नहीं कर पा रहा। अभी तो पिछले साल की ऑर्डर भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन इस साल के अंदर भी हमको एडिशनल और 40 गन्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर करना है, जो कि फिलहाल इस साल कंप्लीट नहीं होने वाला है। अभी आर्मी की तरफ से एडिशनल 400 धनुष गन्स के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से इनकी डिलीवरी करने में इतना डिले किया जाएगा तो ये आगे चल के धनुष गन्स की फ्यूचर ऑर्डर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कुछ हद तक हम ये भी मान सकते हैं कि पिछले साल से अभी तक लॉकडाउन वगैरह चल रहा है और इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी असर पड़ा था और स्पेशली धनुष गन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी सारे MSME कंपनी भी इसके साथ जुड़े हुए थे और सब लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ गए थे, जिस वजह से धनुष गन्स की प्रोडक्शन के ऊपर इसका काफी असर पड़ा था। और अभी तो फिर से लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो जैसे ये सब खत्म होगा तो धनुष गन्स की प्रोडक्शन को लेके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को और इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए सभी MSME कंपनियों को भी काफी मेहनत करना पड़ सकता है और वैसे भी अभी इनकी डिलीवरी कम से कम 2 साल तक डिले होने वाला है। अगला अपडेट चाइना को लेकर, और अभी चाइना को लेकर 2-3 अपडेट है जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं।
ये बात आप सभी को पता होगा, चाइना हमेशा से ही अपनी बॉर्डर को एक्सपेंड करने की कोशिश करता आ रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो गया या फिर तिब्बतन रीजन हो गया। इस वजह से चाइना के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के साथ चाइना के बॉर्डर इशू चल रहे हैं। अभी हाल ही में ही भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव थोड़ा ही खत्म हुआ था, लेकिन अभी फिर से ये बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि अभी चाइना की तरफ से अपनी PHL-03 लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी गन्स को भी भारत के खिलाफ डिप्लॉय करना शुरू किया गया। ये चाइना के सबसे एडवांस गाइडेड रॉकेट में से एक है और इनको तिब्बतन रीजन में अभी पिन पॉइंट स्ट्राइक करने के लिए चाइना की तरफ से डिप्लॉय किया जा रहा है। अब इनको चाइना की तरफ से ऐसे समय में लाके बॉर्डर के करीब डिप्लॉय किया जा रहा है जब दोनों तरफ से ट्रूस को पीछे लेने की कोशिश किया जा रहा है। और चाइना की जो रॉकेट आर्टिलरी या गाइडेड रॉकेट हैं, इनकी रेंज काफी ज्यादा होने की वजह से भले ही चाइना इनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 50 किलोमीटर अंदर डिप्लॉय करता है, तब भी इंडियन पोजीशन के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। अब भारत की आर्टिलरी गन्स की बात करें या मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करें तो हमारी पिनाका रॉकेट की मार्क 2 वेरिएंट लगभग 90 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन ये फिर भी चाइनीज रॉकेट के मुकाबले काफी कम दूरी तक ही मार्क कर सकते हैं। तो इस मामले में अभी हम उनसे काफी पीछे चल रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में कभी भी फाइट होता है तो हमें चाइना की इन गाइडेड रॉकेट का सामना करने के लिए कोई दूसरा स्ट्रेटेजी ढूंढना पड़ सकता है। दूसरी तरफ चाइना की तरफ से भूटान के कुछ एरिया के अंदर आके भी एक विलेज को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और वैसे भी डोकलाम में जो हुआ था उस दौरान भी बॉर्डर इश्यू को लेकर भारत और चाइना के बीच फेसअप हुआ था। उसके बाद भी भूटान के काफी सारे हिस्सों के ऊपर चाइना अपना दावा करता है और अभी वो भूटान के ऊपर भी लगभग सेम लॉजिक को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है जो कि वो अभी लद्दाख रीजन में कर रहे थे, यानी कि धीरे धीरे वो भूटान के अंदर घुस के वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो सकता है इसे चाइना भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है ताकि आगे चल के भारत के साथ होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अपनी पोजीशन उनकी मदद कर सके। अगला अपडेट स्पेन की S-80 प्लस क्लास की सबमरीन को लेके है। आप सबको याद होगा स्पेन की नवंतिया ग्रुप अभी इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I के अंदर अपनी S-80 प्लस क्लास की सबमरीन को ऑफर कर रही थी और अभी नवंतिया ग्रुप की तरफ से इसी क्लास की पहली सबमरीन को लॉन्च किया गया। ऐसे टोटल 4 सबमरीन के लिए स्पेन की नेवी की तरफ से नवंतिया ग्रुप को ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिसकी पहली यूनिट को इसी साल के अंदर ही स्पेन की नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इन सबमरीन की स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये लगभग 3200 टन है। इसकी लेंथ लगभग 81.5 मीटर, बीम 11.68 मीटर और डाउट लगभग 6.20 मीटर है। इसमें एक ही बार में 32 क्रू मेंबर सफर कर सकते हैं और एडिशनल 8 रूपीज में सफर कर सकते हैं। इसकी रेंज की बात करें तो ये एक ही बार में लगभग 8000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। इसमें वेपन के तौर पर हार्पन मिसाइल के साथ साथ स्टैंडर्ड 533 mm की टॉर्पेडो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कुल मिलाकर इसमें 6 टॉर्पेडो ट्यूब्स दिए गए हैं। इसकी स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम 19 नॉट की स्पीड या लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है और इसमें बायोइथेनॉल बेस्ड AIP सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका परफॉर्मेंस कोई इतना खास नहीं है। स्पीड के मामले में देखा जाए तो ये अभी हमारे वर्तमान के स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन से थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन AIP सिस्टम होने के बाद भी इनकी एंड्योरेंस लगभग 30 दिन तक है, जबकि बिना AIP सिस्टम के ही हमारे स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन आराम से 40 दिन तक सस्टेन कर सकते हैं और AIP सिस्टम के साथ ये लगभग 70 डेज के आसपास हो सकता है। लेकिन इन सबमरीन की एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये काफी गहराई तक जा सकते हैं, यानी कि लगभग 460 मीटर की डेप्थ में गोता लगा सकते हैं, जो कि स्कॉर्पियन सबमरीन के मुकाबले लगभग 110 मीटर ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन काफी लंबा चल रहा है। इसी क्लास की जो पहली सबमरीन थी इसको बनाना लगभग 2005 में शुरू किया गया था और अभी इसको लॉन्च किया जा रहा है, जबकि हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन इससे काफी तेज है, क्योंकि INS कलवरी को 2009 में बनाना शुरू किया गया था और इसको 2015 में ही लॉन्च कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर इसका जो प्रोडक्शन टाइमलाइन था वो 6 से लेकर 8 साल तक था, जबकि इन सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन का आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। अगला अपडेट इलीगल वेपन्स को लेकर, तो यूएस नेवी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक कल यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से अरबियन सी से काफी बड़ी मात्रा में इलीगल वेपन्स को बरामद किया गया था। बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट नेवी की 5th फ्लीट जो कि बहरीन से ऑपरेट करता है, उन्होंने कार्गो शिप को जांच करने के लिए रोका था क्योंकि इस वेसल पर थोड़ा संदेह किया जा रहा था। और नॉर्थ अरेबियन सी में जब यूएस नेवी की USS मॉन्टरी की तरफ से एक संदेहजनक शिप को जांच करने की कोशिश की गई तो उसमें काफी ज्यादा मात्रा में इलीगल वेपन्स को बरामद किया गया था। ये सभी मेनली चाइनीज ऑरिजिन या फिर रशियन ऑरिजिन वेपन थे, जिसमें रशियन ऑरिजिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद थे। हजारों की तादाद में चाइनीज ऑरिजिन टाइप 56 असॉल्ट राइफल थे, PKM मशीन गन थे, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स थे और इसके साथ काफी सारे स्नाइपर राइफल भी बरामद किए गए थे।
अभी तक यूएस नेवी की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि शिप कहां से आ रहा था और कहां पर जा रहा है, लेकिन जैसे कि नॉर्थ अरेबियन सी में स्पॉट किया गया था और इसमें चाइनीज ओरिजिन वेपन भरे पड़े थे, तो आप उम्मीद कर सकते ये सब कहां से लोड किया गया होगा। लेकिन अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको अंदाजा भी लग सकता है कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर हथियारों को स्मगल किया जा रहा था या फिर इलीगल तरीके से इसको किसी और देश को सप्लाई किया जा रहा था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।